हेलो फ्रेंड, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ क्लास 12 अकाउंटेंसी के लिए, जो चैप्टर हमारा चल रहा था वो था गुडविल वैल्यूएशन का। ये चैप्टर की क्लास 6 है। पिछली क्लास में हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड को एडजस्टमेंट के साथ समझा था। आज हम उसके क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। जो पहला क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 7 TS करेवाल 2019 एडिशन का। फर्स्ट से लेकर 6 क्वेश्चन तक हम ट्राई कर चुके हैं। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो पहले वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पढ़े और ट्राई करें एक बार पिछली वीडियो देख के, और फिर मेरे सॉल्यूशन को देखें। तो मैंने समझा दिया था कैसे करना है, तो इसको हम एक बार फिर वापस पढ़ लेते हैं। दिव्या परचेज्ड ज्योति बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। प्रॉफिट शोन बाय ज्योति बिजनेस फॉर द लास्ट 3 ईयर। ये है। तो यहाँ पे अभी तक हमें ये पता नहीं चला क्वेश्चन में कि कैसे सॉल्व करना है। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है बस कि दिव्या ने ज्योति का बिजनेस खरीदा 1 अप्रैल 2019 को खरीदा। 3 सालों का प्रॉफिट, पिछले 3 सालों का प्रॉफिट क्या था ज्योति का, यानी जो सेलर है उसका क्या प्रॉफिट था पिछले 3 सालों का, वो हमें दिया हुआ है। और ये अंदर एक कोई एडजस्टमेंट भी बताई हुई है कि भाई इस प्रॉफिट में एबनॉर्मल गेन है, इस प्रॉफिट में एक एबनॉर्मल लॉस है, इस प्रॉफिट में कोई चीज़ है इंश्योरेंस से रिलेटेड। वो हमने समझी थी पिछली क्लास में, फिर भी हम एक बार और रिवाइज कर लेंगे क्वेश्चन करते वक्त। फिर उन्होंने बोला है जो मेन चीज़, वो क्या बोली है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल। फर्म की गुडविल को निकालो ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे, 2 ईयर परचेज, 2 साल के परचेज। यानी कि बायर इस बात से एग्री करता है कि भाई मैं तेरी वजह से 2 साल कमाऊंगा, लेकिन कितना कमाऊंगा, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर। ये जो पिछले 3 साल है इनका एवरेज ही कमाऊंगा। और एडजस्टमेंट दी हुई है, तो मतलब एडजस्टमेंट भी वो कह रहा है कि इन एडजस्टमेंट को ध्यान में रख के ही मैं एवरेज प्रॉफिट निकालूंगा। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला तो सेम ही है एडजस्टमेंट वाले में भी। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज तो हमें पता है 2 है। अब एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना है। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम कहाँ जाते थे, वर्किंग नोट में। तो एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू सम ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स और नंबर ऑफ ईयर परचेज अलग होता है। नंबर ऑफ ईयर्स मतलब क्या होता है, सम ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। जो जिन सालों के प्रॉफिट को हम ऐड कर रहे हैं नॉर्मल प्रॉफिट को, उतने ही साल से हम डिवाइड कर देंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट। इस क्वेश्चन में हमें 3 साल के प्रॉफिट दिए हुए, उन्हीं का हमें एवरेज निकालना है। तो अब हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें नॉर्मल प्रॉफिट हमें दिया नहीं हुआ, हमें प्रॉफिट जो दिया है उसमें थोड़ी सी गलती है, उनकी एडजस्टमेंट करनी है। तो हमें नॉर्मल प्रॉफिट भी निकालना पड़ेगा। तो फिर हमें वर्किंग नोट एक और बनाना पड़ेगा। ये वाला क्या था, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज AP एवरेज प्रॉफिट। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, एग्ज़ाम में शॉर्ट में आपने नहीं लिखना। कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट कॉन्सेप्ट हमारे समझ में आ चुका, लेकिन हमें प्रेजेंटेशन भी आनी चाहिए। और एक चीज़ ध्यान रखना, प्रेजेंटेशन जो मैं लिख रहा हूँ बिल्कुल ऐसे ही करना है। तो हमें यहाँ पे लिखना है ईयर, ईयर्स। तो ईयर्स हमें कौन कौन से लिखना है, हमें 3 साल का प्रॉफिट है, जो लेटेस्ट ईयर सबसे ऊपर लिखना है। तो हमारा लेटेस्ट ईयर कौन सा था, 2018-19। फिर उससे पिछले वाला 2017-18। फिर कौन सा था, 2016-17। क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन में हमें 5 साल दे दे और बोले 3 सालों का एवरेज निकालना है। तो पिछले 3 साल कौन से होते हैं, पिछले 3 साल होते हैं, जो लेटेस्ट 3 साल होते हैं वो ईयर हो गया। तो हमें यहाँ पे निकालना है प्रॉफिट्स प्लस माइनस एडजस्टमेंट इज इक्वल टू होगा नॉर्मल प्रॉफिट। उसको कहेंगे हम नॉर्मल प्रॉफिट। हमें ये चाहिए प्रॉफिट, हमें प्रॉफिट दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, लेकिन वो गलत वाला है। उसमें हमें एडजस्टमेंट को प्लस माइनस करना है। हमें ऊपर लिखने की जरूरत नहीं है प्लस माइनस किस चीज़ को कर रहे हैं। तो हम क्वेश्चन में देख लेते हैं एक बार और वापस। क्वेश्चन में जो हमें प्रॉफिट दिया हुआ था, वो कौन सा था, 1,12,500। एक बार देख लेते हैं, फिर हम क्या एडजस्ट करते हैं उससे हमें हो जाएगा जल्दी से। 1,12,000, 18-19 का सबसे पहले लिया है, 1,12,000
12,500 में दिया हुआ है। इसको एडजस्टमेंट में क्या बोला है कि भाई इसके अंदर हमने 12,500 एक्सक्लूड कर रखे हैं। एक्सक्लूड करने का मतलब ये नहीं माइनस कर रखे हैं, एक्सक्लूड करने का मतलब है इस चीज़ को हमने इंक्लूड नहीं किया। एक्सक्लूड मतलब उस चीज़ को लेके नहीं चले। 12,500 जो है वो चीज़ हमने P&L में दिखाई नहीं है। प्लस हो या माइनस हो अलग बात है, वो तो आगे पता चलेगा ना क्या चीज़ है, प्लस वाली चीज़ थी कि माइनस वाली चीज़ थी। 12,500 मैंने P&L में दिखाया नहीं। वो क्या था? इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म्स प्रॉपर्टी, फर्म्स की प्रॉपर्टी, शॉप की प्रॉपर्टी, जो हमने सामान पड़ा था दुकान में उनकी इंश्योरेंस नहीं करवाई। वो इंश्योरेंस करवाई नहीं, P&L में नहीं दिखा रहे, इसका मतलब नहीं करवाई है। तो हमने P&L में दिखाई नहीं है इंश्योरेंस प्रीमियम, जो कि हमें नाउ टू बी इंश्योर्ड, जो कि हमें दिखानी है। एक बात बताइए, जो चीज़ हमने दिखाई नहीं है और वो हमें दिखानी है, क्वेश्चन बोल रहा है, तो ये खर्चा था जो दिखाना है। एडजस्टमेंट क्या होती है? जब बंदा P&L अकाउंट बना रहा है और वो बताता है, जो P&L नहीं बना रहा है, वो बायर, जो बायर है वो नई P&L अकाउंट बना रहा है, वो कह रहा है कि भाई मुझे 12,500 दिखाना है, जो कि खर्चा है, तो खर्चा दिखाएगा, तो फिर जो प्रॉफिट है कम हो जाएगा। तो जो 12,500 यहाँ पे 1,12,500 प्रॉफिट था, उसको दिखाना है, P&L में दिखाना है, यानी माइनस करना है। खर्चा दिखाने का मतलब है दिखा नहीं रखा P&L में, हमने शो नहीं किया ना, क्रेडिट साइड डेबिट साइड कोई चीज़ नहीं है, उसको शो करना है। और वो शो कहाँ होती है? माइनस वाली चीज़ माइनस में, प्लस वाली चीज़ प्लस में, यानी कि डेबिट वाली चीज़ डेबिट में। तो डेबिट में शो होगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो कितना आ गया हमारा ये? 1,00,000। अब इस वाले में क्या कह रहा था? हमारा जो 2017-18 में जो प्रॉफिट था वो था 1,25,000। इस वाले में हमने एक एबनॉर्मल लॉस था 25,000 का, आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस। हमने 25,000 का जो लॉस है, 25,000 का जो लॉस है वो हमने शो कर रखा है P&L में, यानी कि हमने P&L में खर्चा दिखा रखा है। और आपको पता है कि P&L में खर्चा हम कहाँ दिखाते हैं? पिछली क्लास में समझाया था, P&L में खर्चा हम यहाँ दिखाते हैं, ये खर्चा यहाँ दिखाते हैं। लॉस हो या एक्सपेंस हो हम यहाँ पे दिखाते हैं P&L में, इनकम यहाँ पे दिखाते हैं, एक्सपेंसेस यहाँ पे दिखाते हैं। तो कह रहा था कि हमने एक्सपेंसेस दिखा रखा है एबनॉर्मल, और मैंने आपको बताया था जो एबनॉर्मल चीज़ होती है वो P&L में से हटानी पड़ती है, क्योंकि वो चीज़ दोबारा नहीं होने वाली, और बायर उस चीज़ से एग्री नहीं करता है कि हमें वो एबनॉर्मल चीज़ हटानी। वो चीज़ को कहते हैं एबनॉर्मल चीज़ उसमें मत रखो। वो चीज़ बिजनेस को खरीद रहा हूँ मैं, तो वो एबनॉर्मल चीज़ों को छोड़ के आप P&L बताओ, तो उसके एवरेज लेंगे। तो पिछली क्लास में मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आप अगर आपको समझना है तो पिछली वीडियो भी देखना जरूरी है। तो भाई यहाँ पे जो P&L दिखा रखा है, P&L में जो हमने खर्चा एबनॉर्मल लॉस दिखा रखा है, उसको हटाना है। उसको हटाने के लिए क्या करेंगे? हम यहाँ पे अमाउंट बढ़ा देंगे। अगर ये चीज़ यहाँ पे नहीं होगी, खर्चा यहाँ पे नहीं होगा, तो P&L ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। जिसमें क्या कह रहा हूँ, मान लो मेरा नेट प्रॉफिट यहाँ पे मेरा बाई GP है 1,00,000 रुपये का, और मेरा यहाँ पे कोई खर्चा है, लॉस बाय फायर है 30,000, तो मेरा GP कितना आएगा? 70,000। लेकिन अगर मैं इसको हटा दूंगा यहाँ से, तो मेरा प्रॉफिट कितना? 1,00,000 बढ़ जाएगा ना। तो मैं इसको हटाने के बजाय यहाँ पे ऐड कर दूंगा, यही तो हटना हुआ ना। तो वही क्वेश्चन कर रहे हैं भाई, हमारा जो प्रॉफिट था वो था 1,25,000, और उसमें एबनॉर्मल लॉस कितना था? 25,000 का, जो कि मुझे ऐड करना है। जो चीज़ माइनस हो रखी है वो क्या करेंगे? ऐड। तो कितना हो जाएगा हमारा? 1,50,000 रुपये। 2016-17 में हमारा 1,00,000 का है, और एबनॉर्मल गेन कितना है? 12,500 की। हमें 1,00,000 का प्रॉफिट, हमने नेट प्रॉफिट शो कर रखा है, लेकिन इस चीज़ में हमारा गेन भी है। इस 1,00,000 के अंदर गेन है, एबनॉर्मल गेन। और एबनॉर्मल गेन को क्या करेंगे? प्लस कर रखा है, तो उसको क्या करेंगे? माइनस। जो चीज़ प्लस हो रही है उसको क्या करेंगे? माइनस। वो कितनी थी? 12,500। 12,500 से कितना बन गया ये? 87,500। अब इसको जोड़ लेते हैं। ये हमारा टोटल नॉर्मल प्रॉफिट हो गया, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट। ये हमें चाहिए था 3 सालों का। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 33,7,500 डिवाइड बाई 3, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर 3 सालों का ये नॉर्मल प्रॉफिट था। ये कितना गया हमारा? 1,12,500। यही 1,12,500 हमारा एवरेज प्रॉफिट निकला है।
इसको इंटू करेंगे 2 से तो हमारा कितना जाएगा 2,25,000। हमारा आंसर कितना है 2,25,000। तो गुडविल हमारा 2,25,000 आ गया। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, वह क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 8 भी एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें काफ़ी अच्छी एडजस्टमेंट है जो कि आपको ध्यान से सुननी पड़ेगी। अगर आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप खुद ट्राई करना चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन पढ़ के ट्राई कर लीजिए, उसके बाद आप मेरा सोल्यूशन देखिए, तो इससे ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब है बाबू एंड चारू आर पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। 3 पार्टनर है, ये इक्वली प्रॉफिट शेयर करते हैं, मतलब जितना भी मुनाफा होता है बराबर बराबर बांट लेते हैं। दे एग्री टू एडमिट दमन फॉर इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट। वो इक्वली एक पार्टनर को और एडमिट करते हैं और उसको भी बराबर, यानी कि अब 4 पार्टनर हो गए तो 4 हिस्से में प्रॉफिट बटेगा, 4 हिस्सेदारी होगी, चारों को बराबर बराबर मिल जाएंगे। चलो इस चैप्टर में इसको इतना समझने की जरूरत नहीं है। इस पर्पज़ के लिए कि भाई नया पार्टनर आ रहा है और वो चलते बिजनेस में, नए चलते हुए बिजनेस में, जिसमें उसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, हमने बिजनेस को चला के, पुराने बिजनेस को चला के इतने ऊपर तक पहुँचाए हैं, उसको इतनी बुलंदियों तक पहुँचा, और ये आएगा और मलाई खाएगा सिर्फ। तो भाई जब नया पार्टनर आता है तो वो गुडविल लेके आता है। क्यों लेके आता है कि भाई तुम्हारी मेहनत का फल, तुम्हारी मेहनत, तुम 3 लोगों की मेहनत का फल भी मैं खाऊंगा, क्योंकि तुमने इस बिज़नेस को ऊपर पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत की है। जब ये बिज़नेस कुछ नहीं कमाता तब तुमने इसको शुरू किया था, और अब ये बहुत बुलंदियों तक पहुंच चुका है, तो मैं उस प्रॉफिट को खाने के लिए आया हूँ। तो मैं उसके हिसाब से जो तुम्हारी मेहनत की वजह से जो मैं कमाने वाला हूँ वो मैं आज ही ले आता हूँ। तो हमें कैसे पता चलेगा कि भाई वो कितना मेहनत का फल वो ही खाने वाला है? तो ये हमें पता नहीं चलता। इस वजह से वो आपस में एग्री करते हैं, आपस में डिसाइड करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो निकालते हैं। इस वजह से ये मेथड दिए हुए हैं। इस पर्पस के लिए, गुडविल निकालने के लिए, फॉर दिस पर्पस द वैल्यू ऑफ गुडविल इज़ टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ। गुडविल निकालें इस पर्पस के लिए कि भाई वो नया बंदा एडमिट हो रहा है तो गुडविल लेके आएगा। इस पर्पस के लिए गुडविल निकालनी पड़ेगी, और उसके लिए हम कौन सा बेसिस लेके चल रहे हैं? 4 ईयर परचेज, 4 साल का परचेज लेके चल रहे हैं, यानी कि एवरेज प्रॉफिट मेथड है। 4 सालों के लिए नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? 4 साल। 4 सालों तक तुम में हमारी वजह से कमाओगे, यानी दमन इन 3 बंदों की वजह से कमाएगा। कितना कमाएगा? एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स, यानी 5 साल के प्रॉफिट का एवरेज लेना है और 4 से इंटू करना है, तो हमारा गुडविल निकल आएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट दी हुई है, तो एडजस्टमेंट को लिखने से पहले मैं फॉर्मेट बना लेता हूँ, ताकि मैं जब ये एडजस्टमेंट करूँ तो आपको समझ में आ जाए। तो फॉर्मेट पहले बना लेते हैं क्वेश्चन में। तो अब क्वेश्चन में फॉर्मेट कैसे बनाते थे? क्वेश्चन नंबर 8 एडिशन 2019 पेज 3.29। तो सबसे पहले हम क्या लिखते थे? गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। मैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखने वाला हूँ अब, तो आप उसको थोड़ा ध्यान रखना। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? 4। एवरेज प्रॉफिट के लिए हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ता था, वर्किंग नोट 1। एवरेज प्रॉफिट, एग्जाम में आप कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट लिखना चाहो तो मतलब, क्योंकि टाइम नहीं होता एग्जाम में कि हम लिखे, तो हम सीधा वर्किंग नोट 1 में एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, तो समझ में आ रहा है सबको कि हम एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हैं, इज इक्वल टू सम ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कि जितने सालों का हम प्रॉफिट ऐड करेंगे उससे नंबर ऑफ ईयर से। अब ये क्वेश्चन एडजस्टमेंट का है तो हमें एक और वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा ताकि हम उसमें नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सके। वर्किंग नोट 2 कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। तो उसके लिए हम क्या करते थे? ईयर लिखते थे भाई कितने साल हैं, उसके बाद प्रॉफिट उन सालों का प्लस माइनस एडजस्टमेंट इक्वल टू नॉर्मल प्रॉफिट। तो मैंने आपको एक बात बताई, जो ईयर्स लेते हैं वो 5 सालों के हम पिछले साल से, लास्ट ईयर से शुरू करते हैं। तो ये हमारे साल कहाँ से शुरू हो रहे हैं? पिछला 19 सबसे नया, 18 5 1 2 3 4 5, तो 2019। ईयर्स एंडेड ऑन 31 मार्च, यानी ईयर 2019 में एंड हो रहा है। तो आपको पता है इस क्वेश्चन में आप बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 2019, 2018, 2017, 2016 और
15, जो कि गलत, ऐसे ऐसे नहीं लिखना चाहिए। ठीक है लिख रहे हो कि क्वेश्चन में भी ऐसे दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में ये भी लिखा है ईयर एंडेड ऑन 2019, ये जो यानी कि ये जो 2019 जो अमाउंट दिया है ये 31 मार्च 2019 की दी हुई है, 31 की दी हुई है। तो जब आपका बिजनेस शुरू होता है वो कब होता है? अप्रैल को शुरू होता है ना 2018 के। तो आप यहाँ पे जो 18-19 लिखो, यहाँ पे 2017-18 लिखो, यहाँ पे 2016-17 लिखो, 2015-16 लिखो, 2014-15 लिखो। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ? अब क्वेश्चन पढ़ोगे अगर इस तरीके से लिखो, खाली ऐसे नहीं लिखोगे तो आप क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाओगे, गलत कर दोगे। इसलिए आपको ऐसे लिखना ज़रूरी है और ये सही है, क्योंकि उन्होंने दिया था 2019 एंड का प्रॉफिट दिया 31 मार्च 2019। और बिजनेस कब शुरू होता है? देखो 1 अप्रैल को बिज़नेस शुरू होता है, हमारा जो अकाउंटिंग हो रहा था 31 मार्च को हम क्लोज़ करते हैं। इन्होंने इसका प्रॉफिट दिया हुआ है, यहीं पे तो बनाते हैं हम P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। तो होगा कौन से साल का? वो 18-19 का होगा ना। इस साल का प्रॉफिट होता है यहाँ पे, पूरे साल काम करते प्रॉफिट यहाँ पे निकालते हैं ना हम, नेट प्रॉफिट। P&L अकाउंट यहाँ बनाते हैं, बैलेंस शीट यहाँ पे बनाते हैं, हर दिन थोड़ी बनाते हैं। तो हर दिन थोड़ी बनाते हैं, तो हम यहाँ पे निकालते हैं। तो हम 18-19 का साल का है ना, ईयर एंडेड ये दिया है, तो ये पूरे साल, ये इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा है। ये लिखना ज़रूरी है। क्यों लिखते हैं ये मैं बता देता हूँ आपको। प्रॉफिट में लिख देता हूँ क्या क्या था। प्रॉफिट था भाई माइनस में था, 2019 का प्रॉफिट है माइनस में, 5,90,000 माइनस ब्रैकेट में डालो, मैं भी डाल देता हूँ। माइनस ब्रैकेट का मतलब माइनस होता है। ये 7,10,000, ये 5 लाख दिया हुआ है। ये आपको समझ देखने की जरूरत नहीं है बुक में, तो यहीं से देख लोगे भाई, ठीक है। 3,50,000 और ये 1.5 लाख दिया। अब एडजस्टमेंट हम पढ़ने वाले, एडजस्टमेंट क्या दी हुई है। एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है, ये तो हम लिख लिया, ये तो हमें कुछ बड़ी बात नहीं थी, लिख लिया हमने। On 1st April 2018, a car costing 1 lakh was purchased and debited to traveling expense account। गलती से, अरे भाई गलती होगी हमसे। 1 अप्रैल 2018 को हमने एक कार खरीदी थी। 1 अप्रैल 2018 को हमने एक कार खरीदी थी। एक बात बताओ, ये 1 अप्रैल 18 है, ये कहाँ होगा? 31/3/19 एंड यहीं पे होगा ना। 1 अप्रैल को हमने कार खरीदी थी जो कार, और P&L हम यहाँ पे बनाते हैं, P&L अकाउंट भी यहाँ बनाते हैं, बैलेंस शीट यहाँ पे, इसी का प्रॉफिट हमें दिया हुआ है। 1 अप्रैल को हमने कार खरीदी थी जो कि 1 लाख रुपए की थी एंड डेबिटेड टू ट्रैवलिंग अकाउंट। हमने गलती से उसको यहाँ पे डाल दिया, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस डाल दिए। उसके एक्सपेंसेस कौन से डाल दिए? ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। अब एक बात बताओ, जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हो P&L में डाल दिए 1 लाख रुपए, गलत है। अगर कार खरीदते हो तो कार कहाँ पे जानी चाहिए थी? बैलेंस शीट में। कार जानी चाहिए थी बैलेंस शीट में। कब खरीदी थी? 1 अप्रैल को। कार जानी चाहिए थी बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट का आइटम है। और हमने कहाँ डाल दिया? P&L में डाल दिया खर्चा, जो कि गलत है। वो खर्चा तो था ही नहीं, वो तो हमारी एसेट थी। हमने क्या, अब देखो जो एडजस्टमेंट होती है वो सही करना होता है। हमने जो गलती की है उसको सही करना होता है। हम एक एडजस्टमेंट याद कर लेते हैं, तो कि मैं बार बार बुक उठा नहीं सकता। कि भाई हमने 1 लाख की कार खरीदी थी 1 अप्रैल 18 को, और हमने उसको P&L अकाउंट में गलती से ट्रैवलिंग यानी घूमने फिरने का खर्चा डाल दिया P&L में, जो कि नहीं डालना चाहिए था। जिसके ऊपर, कार के ऊपर डेप्रीसिएशन कितनी दी हुई है? 25% की डेप्रीसिएशन दी हुई है। तो उसकी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। एक कार हमने खरीदी थी 1 लाख रुपए की, वो हमने कहाँ डाल दी थी? P&L अकाउंट में। जब आप कार P&L अकाउंट में खर्चा डालोगे तो आपका खर्चा बढ़ गया है। 2018 1 अप्रैल, समझ में आ गया अब मैंने क्यों लिखा था 1 अप्रैल 2018। यार आप अगर आप ये बनाना चाहते हो तो आप ऐसे भी बना सकते हो कि शुरुआत यहाँ से होती है, ये 31, इसको 31 लिख दो, 1 अप्रैल, ये 1 अप्रैल। एग्ज़ाम में आप टाइम लग रहा है, लेकिन इससे आपका गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, आपकी गलती नहीं होगी। मार्च, तो भाई 1 अप्रैल 18 को, यानी इस साल में। अब आगे ना पता चला, कन्फ्यूजन क्या हो जाती है। उन्होंने 18, अगर आप 18-19 से लिखते आप यहाँ पे कर देते,
अब आपको पता है फर्स्ट अप्रैल इस साल यहाँ पे है, फर्स्ट अप्रैल को यहाँ पे खरीदा था आपने, यानी इस साल की गलती है। इस साल में आपने गलती से पीएनएल अकाउंट में खर्चा डाल दिया, यानी पीएनएल में आपने यहाँ पे डाल दिया। पीएनएल अकाउंट बना के दिखाता हूँ, और पीएनएल अकाउंट में आपने गलती से यहाँ पे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस डाल दिए 1 लाख रुपए के। अब आपने जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 1 लाख रुपए डाले, यहाँ पे खर्चा डाला है, तो इससे आपका प्रॉफिट कम हो गया होगा। अब जो चीज़ गलत की है उसको सही करना चाहिए ना, ये तो एडजस्टमेंट है, गलती को सुधारना ही तो एडजस्टमेंट है। एबनॉर्मल प्रॉफिट एबनॉर्मल लॉस को हटाना नहीं है, गलती को रॉन्ग एंट्री को भी करेक्ट करना, रेक्टिफिकेशन करना भी एडजस्टमेंट है। तो भाई मैंने इस वाले साल में नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गलती से 1 लाख रुपये खर्चा डाल दिया था। अब खर्चे को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 लाख रुपये ऐड करना पड़ेगा। खर्चा माइनस होता है तो हटाने के लिए 1 लाख रुपये ऐड करना पड़ेगा। अब 19 को, ये 19 को किया था हमने, अब 19 को किया था हमने, ये कर दिया। अब क्या हुआ, इस 1 लाख रुपये के ऊपर, इस 1 लाख रुपये के ऊपर, ये कहाँ का हमारा 1 लाख रुपये, ये 1 लाख हमारा किसका है, बैलेंस शीट का पार्ट है। अब ये 1 अप्रैल को अगर हम एसेट खरीदते हैं तो पूरे साल उसके ऊपर डेप्रीसिएशन लगनी चाहिए। जो चीज़ बैलेंस शीट का पार्ट है 1 लाख रुपए की, 1 अप्रैल को खरीदी है, अगर बीच में खरीदी होती तो कम दिन का इंटरेस्ट मतलब वो डेप्रिसिएशन लगती, 6 महीने का तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगता, 5 महीने का डेप्रिसिएशन लगता। लेकिन हमने इसको 1 अप्रैल को ही खरीदा, तो कितने दिन का डेप्रिसिएशन लगना चाहिए, पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगना चाहिए इसके ऊपर। तो जब पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगे 1 लाख के ऊपर 25% के हिसाब से, तो कितना, 25,000। और जब 25,000 का डेप्रीसिएशन होता, जो कि अभी नहीं डाला था, जब हमने इसको पूरा 1 लाख रुपये खर्चा ही डाल दिया, तो कार यहाँ पे लिखी ही नहीं होगी। जब यहाँ पे नहीं लिखेंगे तो डेप्रीसिएशन भी नहीं डाला होगा। तो हमने जब ये हटा दिया, जब सब कुछ सही कर रहे हो तो डेप्रीसिएशन होनी चाहिए ना इसके ऊपर, वो यहाँ पे आनी चाहिए थी टू डेप्रीसिएशन। जो चीज़ नहीं डाली थी तो अभी डाल दो ना, सही कर दो उसको, 25,000। तो एक बात याद रखना, जब भी कोई एसेट की गलती होती है तो उसकी डेप्रीसिएशन की एडजस्टमेंट भी होगी और वो डेप्रीसिएशन की एडजस्टमेंट सालों साल तक चलती जाएगी। गलती हम इस क्वेश्चन में अच्छी बात ये होगी, हमें इस साल में गलती हुई है, इस साल में गलती हुई है, तो इससे अगले साल का भी बना रहे होते, अगर इसके अगले साल का भी इंक्लूड कर रहे होते, यानी कि 19-20 को भी इंक्लूड कर रहे होते, तो हम उसकी डेप्रीसिएशन भी ठीक करते। क्योंकि जब इस साल में ही हमने इस अमाउंट को बैलेंस शीट में नहीं डाला, यानी इसको एसेट नहीं माना, इस साल इसकी डेप्रीसिएशन नहीं ली, तो अगले साल भी डेप्रीसिएशन नहीं ली होगी, उससे अगले साल भी डेप्रीसिएशन नहीं ली होगी, उससे अगले साल भी डेप्रीसिएशन नहीं ली होगी, तो उनको भी हमें डेप्रीसिएशन माइनस करना पड़ेगा ना, सही करना पड़ेगा। तो फिर इस क्वेश्चन में अच्छी बात यह है कि जो लेटेस्ट ईयर था, जो उसी में गलती हुई थी, तो अगले साल यानी कि 19-20 तो हम ले ही नहीं रहे, कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं, तो उसमें डेप्रिसिएशन की गलती का तो सवाल ही नहीं उठता। तो हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे हमारी एडजस्टमेंट हो गई। तो 5,90,000 हमारा माइनस में था, उसमें हमने 1 लाख रुपये ऐड किया और 25,000 फिर माइनस किए, तो हमारा कितना हो गया, 5,15,000 माइनस। दूसरी एडजस्टमेंट देखते हैं इस क्वेश्चन की, दूसरी एडजस्टमेंट क्या है। तो जिसकी जो गलती थी वो हमने ठीक कर ली। कहते हमने इंटरेस्ट ऑफ 10,000 ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज क्रेडिटेड टू द इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18 एंड 19। 2018, 31 मार्च 2018 और 31 मार्च 2019 को हमने 10-10 हज़ार का इनकम डाला है, जो कि नॉन ट्रेड है। अभी नॉन ट्रेड क्या होता है यार, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब है जो बिजनेस से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट नहीं है। तभी मैंने बोला था ना कि पिछली क्लास में कि वो टेक्सटाइल का बिजनेस खरीद रहा है, तो वो देखेगा ना कि टेक्सटाइल के बिजनेस से कौन कौन सी इनकम हो रही है, वही इनकम वो इंक्लूड करेगा, अदर इनकम को वो एडजस्टमेंट के थ्रू निकाल बाहर करेगा। तो उसने देखा नॉन, अगर ये ट्रेड इन्वेस्टमेंट होती तो हम इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं करते। ट्रेड इन्वेस्टमेंट तो बिजनेस से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट, जब बिजनेस खरीद रहा हूँ तो बिजनेस से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट भी मेरी हो गई। लेकिन नॉन ट्रेड, क्वेश्चन में लिखा नॉन ट्रेड, यानी वो इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं थी, उसमें वो 10-10 हज़ार रुपये कमा रहा था। जो बिजनेस से रिलेटेड इनकम नहीं है उसको हमें हटा देना चाहिए। ओके, 18-19 की, तो 18 और 19, तो भाई यहाँ पे गलती हो चुकी है, इसके अंदर हमें 19 में इनकम ऐड करके हटानी पड़ेगी 10 हज़ार की। कितना हो गया ये, और यहाँ पे भी मुझे 10 हज़ार हटाना पड़ेगा 31 मार्च 18 की। तो ये कितना हो गया मेरा, 7 लाख। बाकी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, यानी हम वैसे के वैसा लिख देंगे 5 लाख, 3.5 लाख,
अब इसको टोटल कर लेते हैं। मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, आप कैलकुलेटर यूज़ मत करना क्योंकि एग्ज़ाम में अलाउड नहीं है। मैं तो इसलिए कर रहा हूँ ताकि जल्दी हो जाए क्वेश्चन। $11,95,000 हमारा नॉर्मल प्रॉफिट, कितने सालों का? 5 सालों का। अब हम उसको ले लेंगे यहाँ पे 11,95,000 टोटल आया। इसका एवरेज निकालने के लिए हमें 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। वो कितना है हमारा? 2,39,000 इंटू 4। क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हो गई। सॉरी, 5,25,000 होना चाहिए था। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 5,25,000 होना चाहिए था। माइनस माइनस में था तो माइनस या प्लस हो जाएगा ये। छोटी गलती की वजह से गलती जाती है एग्ज़ाम, छोटी छोटी गलती महंगी पड़ जाती है। आ गया हमारा 9,40,000। तो आपने देख लिया कि भाई हमें एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि वो चीज़ जो गलत रॉन्ग एंट्री डालती है वो भी हटानी है, और जो एबनॉर्मल गेन या लॉस है उसको भी हटाना। हटाने के लिए क्या करते हैं? प्लस वाली चीज़ को माइनस कर दे। जो पीएनएल में प्लस हो रखी होती है, आपने पीएनएल अकाउंट तो बनाना ही आता, आपको 11th में पढ़ा था। प्लस वाली चीज़ माइनस कर देंगे और जो पीएनएल में माइनस हो रखी है उसको प्लस कर देंगे हटाने के लिए। तो ये -5,90,000 की चीज़ था। इसमें गलती से हमने 1,00,000 रुपये कार खरीदने वाले एक्सपेंसेस को ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस डाल दिया था। जब कार खरीदते हैं तो बैलेंस शीट का पार्ट होता है, वो एसेट होता है, लेकिन हमने गलती से पीएनएल में डाल दिया। तो पीएनएल में हटाने के लिए जो चीज़ माइनस है यानी डेबिट साइड है उसको क्रेडिट करेंगे, प्लस करेंगे। लेकिन हम जब इसको बैलेंस शीट में सही कर रहे हैं तो फिर उस चीज़ के ऊपर डेप्रीसिएशन भी लगी होती। अगर वो सही होता बैलेंस शीट में तो डेप्रीसिएशन लगी होती, डेप्रीसिएशन लगी होती तो डेप्रीसिएशन कहाँ गई होती? पीएनएल अकाउंट में। लेकिन वो तो गई नहीं है, तो उसको डालो फिर 25,000 को, क्योंकि 1 अप्रैल को खरीदा था। -10,000 ये क्या था? हमने नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, हमने इन्वेस्टमेंट की थी जिसकी हमारी कमाई थी 2 सालों की 10-10 हज़ार। तो 10,000 इसके और 10 इसके, क्योंकि वो नॉन ट्रेड बिजनेस से रिलेटेड खर्च इनकम नहीं थी, तो उसको हटाना है। पीएनएल में वो प्लस हो रखी होगी, क्रेडिट साइड शो रखी होगी, उसको हटाने के लिए क्या करेंगे? माइनस। तो हम इसको टोटल कर लेंगे और सॉल्व हो जाएगा हमारा ऐसे क्वेश्चंस। एक चीज़ याद रखना कि आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 14-15 को सबसे ऊपर, फिर 15-16, वो प्रैक्टिस करके आपको समझ में आ जाएगा। मैंने पीछे से शुरू किया है। आप 14-15, 15-16 कौन से 5 साल है बस ये समझ लेना, लास्ट से शुरू करना है। लेकिन लिखने के लिए आप पहले 14-15, 15-16 लिख सकते हो, लेकिन कंसिडर करने के लिए ध्यान रखना कि लास्ट से, लेटेस्ट ईयर से शुरू करना। 19 वाला को इंक्लूड करना, क्योंकि अगर मान लो आपको 10 सालों का प्रॉफिट दिया हो और 5 साल का एवरेज लेना, तो ये 5 साल ये होने चाहिए, ना कि 13-14, 12-13 ये वाले नहीं होने चाहिए। लिखने के लिए आप यहाँ पे 14-15 से शुरू कर सकते हो। आप कैलकुलेट कर लोगे ना पीछे से कौन से 5 साल है, तो उससे सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको डेप्रीसिएशन फिर हर साल लेनी होती है, क्योंकि ये एक यहाँ पे लिखा होता है, तो फिर आपको ध्यान से थोड़ा कन्फ्यूजन में कहीं गलत ना हो जाए। आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन करा दे, बाकी क्वेश्चन हम कल ट्राई करेंगे, अगली क्लास में ट्राई करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू।